Hi guys, my name is Harneet and I am here for you from the channel Vedantu Punjab. I'm a physics faculty here at Vedantu Learning Center Patiala. It's an offline center. कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी and today I am here again. Yesterday we revised human eye and colorful world. कुछ important key points discuss करे थे. आज का हमारा topic रहेगा इलेक्ट्रिसिटी. देखो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आने ही आने हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम सिर्फ वही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से. देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बेसिक टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, हम उनकी एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सबके की पॉइंट्स याद करेंगे. इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज हियर, तो वील ट्राई टू रिवाइज दोज एज वेल. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट इज चार्ज. चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. अब ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और हम ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली चार्ज की वजह से होगा, जिसको हम कूलम फोर्स से, कूलम लॉ से डिफाइन करते हैं. तो चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट. Charge on electron is the smallest charge possible, and charge on an electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. You have all studied it. You know very clearly what is happening. Coulomb is the SI unit of charge. अच्छा, अब चार्ज की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. चार्ज की प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है. देखो सबसे पहले तो यार दो टाइप के चार्जेस हैं. ऑफ कोर्स यू नो अबाउट इट कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट. वी नो दिस इज द प्रॉपर्टी. उसके बाद वी ऑल्सो डिफाइन कि देखो यहां पे लिखा नहीं हुआ वो टर्म, बट वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अरे चार्ज कभी भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होगा. हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे. तो व्हेनेवर अ चार्ज इज प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज, हमेशा एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो हम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं. इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसको हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन. So 1 coulomb will correspond to 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19 electrons. इसको इन्वर्स करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन. इतने सारे. इज इट अ स्मॉल क्वांटिटी और इज इट अ लार्ज क्वांटिटी? अरे वो वड्डी क्वांटिटी है. इट्स अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी. इट्स 625 अगे 16 जीरो लगे हुए ने. एंड these are the number of electrons that are supposed to be present to accumulate a charge of 1 coulomb. This is 1 coulomb charge. This is the SI unit of charge. So I was on quantization. Q is equal to N into E का मतलब क्या है? This N should always be an integer. It should be a integer. It can be a positive integer, it can be a negative integer. मतलब the value should be 0, positive -1, positive -2, positive -3, and so on till any high number. You have to remember this quantization of charge. The other property of charges कि charges can be directly, it follows additive property. अब बहुत easily we can add them or subtract them. Suppose I have a charge of 2 coulomb. I have given it to a body. एक और चार्ज है मेरे को -3 coulomb. दोनों ਨੂੰ अगर आप एक दूजे ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, the total charge will become -1 coulomb. Simple additive property is followed for charge. Very simple. Let's move forward. From charge we define the another basic quantity ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. That's called electric current. Now electric current is simply flow of those charges. Okay, अब charges की जब बात कर रहे हैं तो I know there are two types of charges. One is positive, one is negative. Let's talk about conductors and insulators. Now what are these conductors and insulators?
insulators. Generally question पूछ लिया जाता है what are conductors and insulators and what's the difference between them. Now for conductors, it is something which has free electrons. Insulators do not have free electrons. Free electrons. No free electrons. बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई मीन कि जब एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं उस आउटर शेल से, वैलेंस शेल से, उन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जिसको रिमूव करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, हम उसे बोल देंगे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. मेटल्स में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन मेटल्स में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. कंडक्टर्स और इंसुलेटर का बेसिक डिफरेंस तो ये है, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब हम एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है. वील टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस. कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. ऐसी करके हम बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं. कंडक्ट्स electricity, not low resistance, high resistance. Metals generally, non-metals generally. तुम्हें पता है इसकी एक्सेप्शन, कार्बन के अंदर ग्रेफाइट होता है विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर. तो नॉन मेटल में एक एग्जांपल आ जाता है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जब हम क्लास में समझते हैं तो हम काफी डिटेल इसके बारे में बात करते हैं. अभी हम टू द पॉइंट बात करेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंडक्टर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इंसुलेटर्स है, बात खत्म. ओके, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देखो अभी हम करंट पे थे, तो करंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? करंट वॉज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. नाउ दिस टर्म रेट, ਜਿਹੜੀ रेट वाली टर्म है, रेट ਦਾ मतलब हमेशा टाइम ਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग होता है कि इन्ने टाइम ਦੇ अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया. इट इज Q अपॉन T. करंट इज Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में. एंड आई नो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज कूलम. We also know the SI unit of time, it is seconds. So when we solve this, we get coulomb per second, and this coulomb per second is called ampere. Now you have to remember this, that the SI unit of current is ampere. You already remember this, I know. So let's move forward. Now another point about current is, whenever we talk about conductors, hun conductors च की है, we have free electrons. प्रोटॉन्स आर बाउंड. प्रोटॉन था यार न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, न्यूक्लियस उन्होंने बाहर निकलन नहीं देता. सो इफ वी वांट टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वी हैव टू प्रोवाइड इट अ लॉट ऑफ एनर्जी. एनी एनर्जी वी डोंट वांट टू प्रोवाइड. सो व्हाट हैपेंस इज, whenever there is a flow of current in a conductor, only negative charges are flowing, which are free electrons. सिर्फ free electrons move हो रहे हैं. If this is the direction of motion of free electrons का motion, then by convention, we have set a convention. It's a predefined convention. Now what we say, कि if the electrons are moving in the forward direction, the current that we consider is moving in the backward direction. So this is the direction of conventional current. Conventional current. So we'll define it. Okay. So what is the direction of current? It is opposite to the flow of electron. Direction of the current is always opposite to the flow of electron. क्यों, कैसे, कब? We have already talked about this. Let's be to the point. Let's move forward. Okay. We have talked about charge. Charge के बारे में हमने बता दिया. Current के बारे में बता दिया. Current की यूनिट भी डिस्कस हो चुकी है. It's ampere. Now we have to talk something about कि why this charge is moving. कौन है जो इसे मूव करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे? अब देखो यार, किसी भी चीज को अगर मैं मूव करवाना चाहता हूं, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सानू वी हैव टू गिव देम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड व्हाट इज दैट थिंग जो वो एनर्जी प्रोवाइड करके हमें दे रही है इस मूवमेंट पे? हियर इन अ सर्किट द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल or a battery. This cell or a battery creates something called a potential difference.
One end is at a higher potential, the other end is at a lower potential. Whenever there is a difference in potential, like a basic example, मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर में ज्यादा पानी है, एक कंटेनर में कम पानी है. पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? ज्यादा पानी के लेवल से कम पानी के लेवल में, अगर मैं उसको ट्यूब से कनेक्ट करवा दूं. तो flow of water is from higher energy region to lower energy region. Like that, in this case also, charges will flow from a higher potential region to a lower potential region. देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है सबने. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ इनफाइनाइट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है जो हम डिस्कस करते हैं. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. उसने ना इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दिया है. पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस इन एनर्जी हेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. कितना काम करना पड़ेगा एक चार्ज पार्टिकल को एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लेके जाने के लिए, हम वो डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट पे. ठीक है, तो अगेन पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन जूल में मेजर होता है, चार्ज कूलम में मेजर होता है. इट्स जूल पर कूलम. तो मैं ऐसा यूनिट समझा रहा हूं, इट इज जूल पर कूलम विच इज कॉल्ड वोल्ट. लेट्स रिकैप. चार्ज की यूनिट कूलम, करंट की यूनिट एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, जिसको अपन V से रिप्रेजेंट कर देंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. वेरी बेसिक क्वेश्चन आर देयर ऑन दिस टॉपिक. इट से कि देखो एक चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट में मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ा 20 जूल. द चार्ज वाज 2 कूलम, तो 20/2 इज 10. Potential difference will come out to be 10. As simple as an example. Okay, let's move forward. Okay. Now let's talk about some very basic symbols that we use to make an electric circuit. You have already studied that, but you should know it by now कि सारे क्या symbols हैं. ठीक है, तो there is something called cell. Multiple cells को join कर देंगे तो बैटरी. सेल में एक हायर पोटेंशियल प्लेट होती है, एक लोअर पोटेंशियल प्लेट होती है. जिस पे पॉजिटिव लिखेंगे वो हायर पोटेंशियल है, जिस पे नेगेटिव लिखेंगे वो लोअर पोटेंशियल है. मल्टीपल सेल्स को कंबाइन कर देंगे तो वी कॉल इट अ बैटरी. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ स्विच. जब डॉट लगाया हुआ है तो इट इज अ क्लोज स्विच, मतलब सर्किट क्लोज्ड है, करंट फ्लो करेगा. डॉट को हटा देंगे, इट्स ओपन, करंट फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ करंट. No flow of current. Current will flow. Okay, there is a connecting wire we are talking about, joining of a wire, basic concepts. Okay, इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करना है. दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. सिंपल तरीके से ऐसे बना लो इलेक्ट्रिक बल्ब को. ठीक है, एक नॉर्मल बल्ब जैसे भी बना सकते हो. रेजिस्टर, यू नो अ वेवी लाइन इज कॉल्ड रेजिस्टर. रेजिस्टर के ऊपर अगर एक लाइन लगा देंगे तो वी कॉल इट रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस. इट इज बेसिकली अ डिवाइस. रियोस्टैट इज अ डिवाइस जो हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं. मोस्ट प्रॉब्लली तुम 11th 12th क्लास में जाके अपने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करोगे, जिसमें हम एक रियोस्टैट यूज करते हैं, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं. ठीक है, एम मीटर, वोल्ट मीटर, एंड वन थिंग इज मिसिंग हेयर विच इज कॉल्ड अ गैल्वेनोमीटर, जिसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. नाउ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट. बस बताएगा कि करंट है या नहीं है. डिटेक्ट्स करंट. बट an ammeter will measure the amount of current. It will measure current एम्पियर में, मिली एम्पियर में, डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस. और वोल्ट मीटर भी, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज. वी कैन ऑल्सो कॉल इट वोल्टेज. मेजर्स डेल्टा V, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ये किस में यूनिट में मेजर करेगा? एम्पियर में. ये किस यूनिट में मेजर करेगा? वोल्ट में, या कोई किलो वोल्ट भी हो सकता है, मिली वोल्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस. दीज आर योर जर्नल key elements that we use in a circuit. Let's move forward. Okay, now let's talk about Ohm's law.
अब जो भी हमने बात करी है करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ इज समथिंग दैट विल रिलेट दैट करंट एंड पोटेंशियल difference. Now, what is Ohm's law? Ohm's law states that the potential difference generated across ends of a conductor is directly proportional to the current. मतलब ये मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, एक कोई मेटल है, उसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया. कैसे करवाएंगे क्रिएट? एक बैटरी या सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया, कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट आ जाएगा. जितना ज्यादा एनर्जी दूंगा करंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा. सो potential difference provided to the ends of the conductor is directly proportional to the current. अब तुम यहां देखो यार, इक्वल टू साइन लगाया हुआ है. प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं और यहां पे जो कांस्टेंट यूज होता है दैट इज आर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज द obstruction to the flow of charge. Obstruction to the flow of charge. ठीक है, we'll talk in detail about resistance also. चलो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. करंट को बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा. करंट पोटेंशियल को 2 टाइम्स कर दिया, करंट भी 2 टाइम्स. पोटेंशियल को 3 टाइम्स कर दिया, करंट भी 3 टाइम्स. दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अब पोटेंशियल, ओम्स लॉ के अंदर पोटेंशियल और करंट का हमें ग्राफ सीखना है और वी नो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. लेट्स मेक द ग्राफ. तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, दूसरे एक्सिस पे अपन करंट ले लेते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस 0 प्रोवाइड करवाया है, करंट भी 0, कोई एनर्जी ही नहीं दी, कुछ नहीं, 0. पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा. द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यू हैव टू रिमेंबर दिस. लेट्स मेक इट प्रॉपरली. इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ में? वो तुम्हें ग्राफ दे देगा क्वेश्चन में एंड इट विल आस्क कि बताओ करंट कितनी है, बताओ रेजिस्टेंस कितनी है. ठीक है, इट कैन आस्क मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम ग्राफ से. ठीक है, आई विल टेल यू 2 फॉर्मूलाज. वन इज जस्ट ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाय आई. किसी भी पॉइंट पे I देखो कितना है, किसी भी पॉइंट पे V देखो कितना है. R इज इक्वल टू V बाय आई. वेरी सिंपल. रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या होती है. इन सम क्वेश्चंस ये वाला एंड ना दिया नहीं होता. वी आर नॉट श्योर कि क्या 0,0 से शुरू हो रहा है. यू नो द कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट. 0,0 से शुरू नहीं होता, बट वो ना हमें बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है. फॉर एग्जाम्पल इट हैज गिवन मी 2 डिफरेंट पॉइंट्स. हेयर वोल्टेज इज V1, हेयर वोल्टेज इज V2, हेयर करंट इज I1 and here current is I2. So another formula to find the resistance in this case is V2 minus V1 upon I2 minus I1. One more simple formula. अरे वो ही किया है, बस डिफरेंस निकाल लिया. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकाल लिया, करंट का डिफरेंस यहाँ निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, अपने पास रेजिस्टेंस आ गई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. दीज आर द 2 formulas, very important that you have to use it. The concept that you have to remember is वोल्टेज और करंट के ग्राफ में रेजिस्टेंस निकालने की ये 2 फॉर्मूला है. एक और छोटा सा पॉइंट याद रखो इसमें. इन अ VI ग्राफ, in a VI graph, slope will give resistance. अगर V ऊपर की तरफ है, I आगे की तरफ है, तो कितनी ज्यादा स्लोप उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस. इफ स्लोप इज मोर, रेजिस्टेंस इज मोर. इफ स्लोप इज लेस, रेजिस्टेंस विल बी लेस. याद रखना है इस चीज को, भूलना नहीं है. तो कॉमन सेंस से जरा बताओ मुझे कि भाई R1 बड़ा या R2 बड़ा. ऑफ कोर्स R1 इज ग्रेटर देन R2. टेस्ट के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वो I को इधर कर देंगे, V को इधर कर देंगे. तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है. सेम क्वेश्चन, सेम एवरीथिंग. अगर
आई को इधर कर दें, वी को इधर कर दें, दो मैं तुम्हें स्लोप्स दे दूं v1 v2, अब चीजें उल्टी हो जाएंगी। जिसकी इंक्लिनेशन स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि आई उधर चला गया, वी इधर चला गया। जनरली हम याद करते हैं वी और आई के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये आई वी ग्राफ हो गया, इसमें R1 इज लेस देन R2, R2 की रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा है। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो यार, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर, एटम्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में भी स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे के साथ, एटम्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल कोलिजन्स दैट आर हैपनिंग, मल्टीपल कोलिजन। इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश कर रहा है, कोलिजन कोलिजन कोलिजन, आगे जाके और कोलिजन, मल्टीपल कोलिजन। इस कोलिजन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आती है। जितनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, हमें पता है। अब क्लास के अंदर ना रेजिस्टेंस मैं एक बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूं कि सपोज हम एक क्राउडेड रोड पे हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये एक रोड है, हम एक क्राउडेड रोड पे हैं और एक कार को इस रोड को क्रॉस करना है। बीच में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, देयर आर मल्टीपल कार्स है, रैंडमली अरेंज्ड कार्स हैं, एक्सीडेंट्स हो रखे हैं, रोड के बीच में पेड़ है, रोड के बीच में बंदा मूव कर रहा है, स्टिक मैन है, ठीक है, यहाँ पे भी स्टिक मैन है, पीपल आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड आई वॉन्ट दिस कार टू पास थ्रू। बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले कोलिजन्स होंगी, ऑफ कोर्स देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस, देयर इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस। अच्छा, रोड को अगर मैं लंबा कर देता हूँ, मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस और आ जाएंगी सामने, कार के लिए और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो कॉमन सेंस से अगर रोड की लेंथ बढ़ा दें, ऑब्स्ट्रक्शंस विल इंक्रीज, the resistance and obstruction to the flow of charge will increase. Resistance is directly proportional to the length. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इस रोड को मैं चौड़ा कर दूं, चौड़ा कर देते हैं रोड को, ये जो कार्स वगैरह हैं दूर दूर हो जाएंगे, इसके लिए बीच में से निकलना आसान हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस रोड या एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। याद रखना है, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। वन मोर पॉइंट, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, ओह गर्मी लगने लग गई सबको, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, द वाइब्रेशंस ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स विल इंक्रीज। जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो ऑब्स्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसका जो प्रॉपर रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, यू विल स्टडी इट इन 12th क्लास, अभी नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम कंबाइन करके फाइनली ये बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस is equal to rho L by A. Resistance is rho L by A, and this rho L by A, rho stands for resistivity. Rho stands for resistivity. You already know this, बस हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी। अभी रेजिस्टिविटी क्या चीज है? अरे ये रेजिस्टिविटी ना, इन दोनों को कंबाइन करके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट है जो हमने लगाया है। इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, राइट? सपोज मेरे पास एक हाथ में कॉपर है, इट्स अ छोटी सी वायर, मतलब ज्यादा लेंथ नहीं है। दूसरे हाथ में कॉपर है, इट्स अ लॉन्ग वायर। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स सर, लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट इफ आई आस्क यू, इधर भी कॉपर है, छोटी लेंथ की वायर, इधर भी कॉपर है, लंबे लेंथ की वायर, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? बोथ आर कॉपर, resistivity of both the wires will be same. Resistivity is a material property. It is a characteristic property of a material, and remember this, it is dependent upon material. Material dependent. Important, important, important. Key point. गलती हो जाती है सबसे, I know. लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कुछ भी चेंज करोगे रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। सपोज मेरे पास कॉपर है, कॉपर को मैंने खींच दिया, लेंथ बढ़ा दी, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। यस, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन करते हैं अब, सिंपल क्वेश्चन है, देखना, कोऑर्डिनेट विद मी। A wire of a given material has length L and area of cross section A. एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, has a resistance of 4 ohm. Perfect. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2? Length is L by 2. Area is A. Area is 2A. Now what will be its resistance? Resistance will change. इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? R1 इज इक्वल टू रो L बाय A। यही है, डन, नथिंग एल्स। और R1 4 के बराबर है, बाद में पुट करते हैं। R2 लिखते हैं, R2 विल बी रो, लेंथ है L बाय 2, एरिया है 2A, अलग कर दो फैक्टर्स को, 1/4 रो L बाय A। एंड व्हाट इज दिस रो L बाय A इक्वल टू? R1 ना, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस रो L बाय A को उठा के यहां रख दो, 1/4 R1 इज R2, बस दिख गया। R1 की वैल्यू पुट कर दो, R2 आ गया 1/4 इंटू 4 विच इज 1 ओम। वेरी सिंपल। एक केस बनाओ, दूसरा केस बनाओ, इसकी इक्वेशन लिखो, उसकी इक्वेशन लिखो एंड कंपेयर। सिंपल कंपैरिजन, सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई एम सेइंग एक वायर थी जिसकी रेजिस्टेंस R। क्वेश्चन में दिया हुआ है द वायर इज स्ट्रेच्ड to 2 times its length. Stretched to 2 times its length. Find the new resistance. Find new resistance. Of course, resistance is going to change, length is changing. अब यहां पे ना वर्ड यूज किया गया है स्ट्रेच। कॉमन सेंस से सोचो, तुम्हारे पास एक रबर बैंड है, अगर तुम उस रबर बैंड को स्ट्रेच कर दोगे, जितना स्ट्रेच करते जाओगे, क्या वो रबर बैंड पतला नहीं होता जाएगा? अगर वो रबर बैंड पतला होता जाएगा तो क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा? ऑफ कोर्स इट विल चेंज। मतलब यहां पे सिर्फ लेंथ डबल नहीं हो रही, एरिया पे भी कुछ फर्क पड़ रहा है। नाउ द शॉर्टकट दैट यू हैव टू रिमेंबर, द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज नॉट चेंजिंग। वॉल्यूम नहीं बदल रहा। लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा, लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो एरिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। वॉल्यूम को सेम रखने के लिए ये केस है, एरिया एंड लेंथ आर बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेंथ को ले गए 2L पे, लेंथ चला गया 2L पे, तो एरिया चला जाएगा, अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो एरिया चला जाएगा A/2 पे। अगर मैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिखूं दैट विल बी रो L बाय A। अगर मैं न्यू रेजिस्टेंस लिखूं दैट विल बी रो L/2 इंटू 2A, 1/4 रो L बाय A। सॉरी, फिर से लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रो 2L बाय A/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 रो L by A, and this रो L by A is our original R, so it becomes 4R. This is your solution. डबल करेंगे रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, ट्रिपल करेंगे रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स करेंगे रेजिस्टेंस 25 टाइम्स हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है, और ये है वही क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be, क्या होगी नई रेजिस्टेंस? देखते हैं यार, लेट्स सी। लेंथ L को ले गए n टाइम्स L पे, एरिया will becomes A by N. Initial resistance is rho L by A. New resistance is rho NL by
A by n ऊपर चला गया, it is n square rho L by A, and rho L by A is equal to original R. This new resistance is n square R. Simple topic चल रहा है, मस्त मस्त, कोई problem नहीं है. Right? You understand this? Yes. Let's move forward. Okay. Again, so the factors affecting are length बढ़ाएंगे resistance बढ़ेगा, area बढ़ाएंगे resistance कम होगा, temperature change करेंगे तो भी resistance बढ़ेगा, और of course resistivity पे भी चीजें depend करिए. It's rho L by A और temperature एक और है साथ में. Resistance का formula rho L by A. Resistance depends upon material, length, area, and also temperature. If temperature increases, resistance of conductors will increase because number of collisions will increase. Done. Good. Let's move forward. Let's talk about combination of resistors. Combine करें resistor को, दो टाइप के combination होते हैं. We already know it. We know there is a combination called series. दूजे वाला जी parallel, series and parallel combination. In series combination एक के बाद एक अटैच किए हुए हैं. In parallel combination ends को join करते हैं. Series combination में एक के बाद एक रखा हुआ है. Parallel combination में resistance के ends को पकड़ के join कर देते हैं. This is a parallel combination. Series combination and parallel combination. तुम्हें पता है, तुमने देखे भी हैं. Now let's derive it. थोड़े जल्दी पेस पे करूंगा और समझाऊंगा कि क्या हो रहा है. देख लो, इट्स अ वोल्टेज सोर्स. बैटरी लगानी चाहिए थी, वोल्टेज बना के दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बैटरी लगा देते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. इट्स अ सर्किट डायग्राम. ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट को आई बोल देता हूं. अरे सीरीज कॉम्बिनेशन में इस करंट को, चार्ज को कितने पाथ मिले हैं? एक ही पाथ है. करंट यहीं जाएगा. R1 से कितना करंट जा रहा है? आई. R2 से कितना करंट जा रहा है? आई. R3 से कितना करंट जा रहा है? आई. इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स. सारे रेजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. वी ऑलरेडी नो इट. तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला पता है, बट वील डिराइव इट. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो इफ द करंट इज सेम, आई कैन सिंपली से इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ V3. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. हमारे पास एक रिलेशन है पोटेंशियल्स का. इन तीनों की जो एनर्जी है किसने दी है? अरे भाई बैटरी ने तो दी है. बैटरी का जो टोटल एनर्जी होगा वो तीनों की एनर्जी का सम होगा, पोटेंशियल का सम होगा. पहला पॉइंट तो ये हो गया. इसके अक्रॉस अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, V1 R1, नो, V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3. पुट कर देते हैं वैल्यूज. ओके, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ आर पर्पस इज कि मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ढूंढूं. अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? तीन रेजिस्टर लगे हैं, मैं तीन रेजिस्टर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इसको एक से रिप्लेस करो. रिप्लेस इट विद अ सिंगल रेजिस्टेंस. तो इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा दिखेगा. आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद अ सिंगल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट. और वही जो बैटरी हमने लगाई है वही बैटरी लगा देंगे. करंट तो उतना ही है जो फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट. इसकी इक्वेशन लिखता हूं, ओम्स लॉ लगा देते हैं. V is equal to IR equivalent. IR equivalent. Put this V here and you will get R equivalent as R1 plus R2 plus R3. Sum of all the three resistances is the R equivalent. बड़ा सिंपल है यार. रेजिस्टर के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली ऐड होती हैं. सीरीज के अंदर करंट इज सेम क्योंकि एक ही पाथ मिला है. अरे गाड़ी यहां से शुरू हुई, एक ही रास्ता है, उसी पे जाना है, करंट सेम है. रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल अलग अलग होगा. करंट रिमेन्स द सेम एंड द पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, जब सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हमें उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश भी करनी है. लेट्स डू. अब देखो यार, यही वही वाला सर्किट है. एक्चुअली पिछले एग्जांपल से ही देख लेते हैं हम. पिछले एग्जांपल में ही दिख रहा है कि अगर मेरे को R इक्विवेलेंट मिल गया
तो क्या मैं V1 V2 V3 निकाल सकता हूं? अब देखो ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट कितना है? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I को यहां पुट कर दो, V1 मिल जाएगा, यहां पुट कर दो V2 मिल जाएगा, यहां पुट कर दो V3 मिल जाएगा। तुम इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर कि तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ऐसी प्रेशर बढ़ता है फॉर्मूला याद रखने से। बट द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इफ टू रेजिस्टर्स आर देयर, इट बी V1 इज इक्वल टू, जिसके अक्रॉस निकालना है उसी की रेजिस्टेंस, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, V2 इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। अगर यहां पे होता तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो बन जाता R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, एंड V3 will be R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। सिमिलर सा फॉर्मूला है, दिख रहा है तुम्हें क्या बनेगा? लेट्स मूव फॉरवर्ड। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में एंड्स को ज्वाइन करते हैं। बैटरी में से करंट निकला, क्या करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा? पता नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इधर, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इधर, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इधर, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बोल दूंगा I1, बोल दूंगा I2, बोल दूंगा I3, एंटर कर रहा था I, तो बड़ा सिंपली हमें दिख रहा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जितना पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस है उतना ही R1 के अक्रॉस है, उतना ही R3 के अक्रॉस है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। तो देखो यार, अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखूं V इज इक्वल टू I1 R1, I1 will be V by R1, I2 will be V by R2, it is V by R1 and V by R2, V by R1, V by R2, and finally V by R3. Let's substitute it. I is equal to, सब में से V को कॉमन निकाल लेता हूं, बचा क्या? 1 by R1 plus 1 by R2 प्लस 1 बाय R3 ही बचा, आई नो दैट। अब इक्विवेलेंट निकालना है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, कर देते हैं भाई रिप्लेस। ये लो, इसको बोल देंगे R इक्विवेलेंट, और नीचे लगा देंगे अपनी बेचारी सी बैटरी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है इतनी देर से। यहाँ पे अपन करंट भेज देंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ पे भी करंट भेज देंगे, फिर से ओम्स लॉ लगा दूंगा, V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। अगर इसको यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा, जो तुम बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला याद रखते हो, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। रिमेंबर 1 बाय R इक्विवेलेंट है, सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल करना मत भूलना, सिंपल मिस्टेक होती है हर बार बच्चों से, आई नो इट वेरी वेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज रिमेन्स द सेम, बट करंट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट टूट जाएगा, ठीक है। अब ये करंट टूटेगा तो कैसे टूटेगा, उसका फॉर्मूला याद रख लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये मैं तुम्हें बना के ही दिखा देता हूं। तो ये वाला सर्किट है अपने पास, R1 R2, और सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट I एंटर कर रहा है, ठीक है। दो मेथड्स हैं, या तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, या तो जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं वैसे सॉल्व करो। कैसे? दोनों के अंदर जो करंट जाएगा I1 I2, हमें I1 I2 नहीं पता, मुझे I पता है, मुझे R1 पता है, मुझे R2 पता है। कैन आई से I1 प्लस I2 इज I? यस वी कैन से, सही बात है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज, इट्स पैरेलल, पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I1 R1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I2 R2। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ये टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स हैं। वी नो I, वी नो R1 R2, वी डोंट नो I1 एंड I2। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। और जो आंसर हम याद रख लेते हैं, रख सकते हो, I1 इज इक्वल टू R1 के थ्रू जो करंट है वो I1 है, I1 विल बी दूसरे की रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस
इनटू टोटल करंट। वैसे ही I2 विल बी ऊपर वाले की रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I द टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग। तो ये दो फॉर्मूलाज तुम याद रख सकते हो, ये यहीं लिखा हुआ है, सेम 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 सेम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ट्राई करते हैं अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जिसमें मुझे पता है कि बच्चे जनरली गलती करते हैं। आई हैव पिक्ड आउट दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए बी। दिख गया तुम्हें सर्किट क्या है? बिल्कुल, 2 2 2 2। कहता है ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है अभी हमने। तुम्हें सीरीज पैरेलल तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सीरीज पैरेलल कैसे दिखेगा? सीरीज पैरेलल देखने के लिए पहले बैटरी लगा के चेक करो कि कहां पे लगती है बैटरी। वरना नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, अरे सर ए बी सी डी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 2 + 2 + 2। अरे सारे सीरीज में नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट क्या है। कैसे देखेंगे? ये सेम सर्किट बनाता हूं, इसने कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए बी के अक्रॉस। तो क्या करेंगे, ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी अज्यूम करते हैं, एक सेल अज्यूम करते हैं, जस्ट अजम्पशन है। चलो, इस बैटरी ने करंट भेजा, ये लो करंट भेज दिया। अब देखो यार, ये जो करंट आएगा इसमें आ जाएगा, ये रहा आए। अब क्या हुआ करंट को? करंट के पास दो रास्ते हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं वहां पे। कुछ चार्ज एक रास्ते पे चले जाएंगे, कुछ चार्ज दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। करंट I1, करंट I2। द चार्ज, द करंट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे इसके अक्रॉस भी I1 है, इसके अक्रॉस भी I1 है, इसके अक्रॉस भी I1 है। ये तीनों कैसे अरेंज्ड हैं? ये तीनों सीरीज में अरेंज्ड हैं। इस तीनों पे सीरीज लगा दो, 2 2 2 6, 2 2 2 6 ओम, यहां पे 2 ओम। और ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था। अब तो तुम्हें दिख ही रहा होगा क्या हो रहा है। ये मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ए बी के अक्रॉस। नाउ दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1/R की वैल्यू आ जाएगी 4/6 विच इज 2/3, सो R इज 3/2 ओम, 1.5 ओम। रिमेंबर दिस। ध्यान देना कि भाई कहाँ से करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। करंट आया, दो रास्ते हैं, ये वाले रास्ते पे करंट हर जगह सेम है, और जब सेम करंट होता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। करंट टूट जाएगा मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल की बात हो रही है। सीरीज करके मैंने बना दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने पैरेलल निकाल लिया। इसी का एक और पार्ट है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी। लेट्स चेक, बनाते हैं जरा डायग्राम। फिर से वही सर्किट, ये था, ये ए पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। लेट्स सी, ए और सी के क्रॉस अपन लगा देंगे बैटरी। अब चेक करते हैं, इसने करंट भेजा, करंट को दो रास्ते दिखे। अरे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ जाते हैं, I1 I2। इस पूरे रास्ते में I2 है, इस पूरे रास्ते में I1 है। I1 I1, I2 I2, सीरीज में, ये भी सीरीज में, आपस में पैरेलल में। तो ये 2 है, सारे 2 हैं, तो इस 2 का क्या निकलेगा 4, इस 2 का क्या निकलेगा 4। तो ये बनाया मैंने ए पॉइंट, 4 4 4 ओम, 4 ओम सी, और 4 4 को अपन ने पैरेलल में लगा देना। 1/R equivalent is 1/4 plus 1/4 which is 2/4. R equivalent comes out to be 2. This is the net equivalent resistance. Remember this. ऐसे confusing questions आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है, डायरेक्टली नहीं कर देना। टेक अ ब्रेथ, थिंक अबाउट इट कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये कोई नहीं बताता, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो याद रखना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन वन मोर सिंपल क्वेश्चन। इन द फिगर R1 की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, R2 की वैल्यू 40 ओम दी हुई है, R3 30 है, R4 20 है एंड R5 60। ठीक है,
क्वेश्चन और बैटरी लगाई हुई है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट्स लिखा हुआ है, यस ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग, पहले तो सर्किट का इक्विवेलेंट बताओ, क्या ये दिख रहा है पैरेलल, ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल, क्या ये आपस में भी पैरेलल में है? नहीं। जैसे ही मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट, यहां पे लगा हुआ है एमीटर, नीचे बनाऊंगा तो ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट, ये लगी हुई है अपनी बैटरी। जितना करंट इसमें है उतना ही करंट नीचे वाले में भी है, पैरेलल पैरेलल आपस में, सीरीज में। मेक अ डायग्राम एडजेसेंट टू इट, स्टेप वाइज करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, हमेशा सही ही करोगे। तो इट्स 10, इट इज 40, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। R 1 by R1 is 1 by 40 plus 1 by 10 into 4 into 4, 5 by 40, R1 comes out to be 8 ohm. इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 30, 60 एंड 20 की। 1 by R2 is 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60। LCM कितना बन रहा है? 60 बन रहा है, दिख रहा है? 3 3 2 2 2 3 1 6 6 by 60, R2 comes out to be 10। बस बन गई बात। अब ये है 8, ये है 10, दोनों कैसे लगे हुए हैं? अरे भाई सीरीज में लगे हुए हैं, एक ही पाथ है, एक ही करंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 18 ओम। डन है जी। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? अपने को एमीटर की रीडिंग निकालनी है, मोस्ट प्रॉब्ली टोटल करंट इन द सर्किट, कितना करंट हमें बैटरी प्रोवाइड करवा रहा है। करंट इज V is equal to IR. What is the V provided here? It is 12. 12 is equal to I into 18. I is 12 by 18, which is 2 by 3. 0.66 bar is the current in ampere. This is your whole question. अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि सर जी जरा ये बताओ, यहां पे और यहां पे कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज I1 एंड व्हाट इज I2? कितना एंटर करा? 2 by 3, दिस इज द टोटल I। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, अगर मैं I1 निकालना चाहता हूं तो दूसरे की रेजिस्टेंस, ये वाली नहीं नीचे वाली, दूसरे की रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू द टोटल करंट विच इज एंटरिंग, दिस कम्स आउट टू बी 8 by 15 एम्पियर। इसमें 8 by 15 आ गई, दूसरे की भी तुम ऐसे करके फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या ये बोल सकते हो 2 by 3 minus 8 by 15 एम्पियर विल बी I2। दिस इज वन मोर केस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन। ओके, ये एक और क्वेश्चन आ गया मेरे पास। इन द गिवन फिगर R1 R2 R3 R4 दिया हुआ है। R1 दिया हुआ है 10, R2 दिया हुआ है 8 ओम, 3 दिया हुआ है 4 ओम एंड R4 दिया हुआ है 8 ओम। परफेक्ट, चलो ध्यान से देखते हैं। दिस इज 4 सीरीज पैरेलल, कैसे दिखेगा? हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है और करंट कितना है। लेट्स सी। करंट निकला, टूटा, यहां पहुंचा, इधर भी टूटा, इधर से टूटा, इधर जुड़ गया। ये देखो एक दूसरे के आमने सामने लगे हुए हैं। व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन? अरे इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। 8 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 8 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको उठा के अपन एक हटा के इसको एक छोटे से उससे दिखा देंगे, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के देखते हैं, बाकी लगे रहने देते हैं। इन दोनों का पैरेलल निकाला, 1 by R equivalent is 1 by 8 plus 1 by 4, 2 into 2, 3 by 8, R equivalent is 8 by 3। ये ऐसे है और यहाँ पे मैंने 8 by 3 लगा दिया, ये वाला 8 है, ये वाला 10 है। 8 by 3 और 8 कैसे हैं आपस में? पैरेलल में। 10 और इसका इक्विवेलेंट साथ में ऐड करोगे, सीरीज में लगे हुए हैं, हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गई, उसको 12 वोल्ट से डिवाइड कर देना, V is equal to IR से, तो तुम्हें करंट भी मिल जाएगा सर्किट के अंदर।
समझ आ गया है? आई होप सो। नहीं समझ आया तो एक बार फिर सुन लेना सेम चीज को मैंने क्या बोला है। 4 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 8/3, 8/3 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक और आ जाएगी चीज 10 और वो वाली जो चीज होगी वो आपस में सीरीज होगी, दोनों को ऐड करवा देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। चलो मूव फॉरवर्ड, पावर की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी जल्दी हम काम कर रहे हैं, दैट इज पावर। अब पावर वाले टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट। द हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस a resistor is given by H. Heat is a energy, एनर्जी जूल में मेजर होती है। 3 फॉर्मूलाज हैं, I स्क्वायर R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी या VIT। ये तीनों फॉर्मूलाज तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें टाइम दिया होगा, या तो तुम्हें करंट और रेजिस्टेंस दे देगा, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे देगा, या वोल्टेज और करंट दे देगा। ओम्स लॉ लगा के तुम कोई भी तीसरी चीज निकाल सकते हो और डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। अगर सपोज तुम्हें इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, चलो सपोज इस क्वेश्चन में वो ये पूछ ले व्हाट इज द, और टाइम दे दे कि व्हाट इज द एनर्जी या हीट रिलीज्ड बाय रेजिस्टेंस R1। तुम्हें I1 पता है 8/15, तुम्हें रेजिस्टेंस पता है 10, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला I स्क्वायर R और जो भी टाइम दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो तुम्हारे पास एनर्जी आ जाएगी। टाइम से डिवाइड कर देंगे, पावर की वैल्यू आ जाएगी। पावर इज I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R और VI। तो तुम पावर भी निकाल सकते हो कि कितनी जनरेट हो रही है यहां पे। तो पावर वाला टॉपिक आ गया अपना। देख लो ये जूल हीटिंग इफेक्ट है, इसकी SI यूनिट जूल है। कैलोरी भी होती है बट कैलोरी तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली गिवन नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी तेजी से हीट प्रोड्यूस हो रही है एक रेजिस्टेंस के अंदर। तो अपनी हीट का फॉर्मूला लिखा था I स्क्वायर R इंटू टी, टी से डिवाइड कर दो, रेट, रेट मतलब टाइम वाली चीजें आ गई। तो पावर बन गया I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R या VI। What is the SI unit of power? देखो बहुत सारी SI units हो चुकी है। SI unit of power is watt, 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 WATT। You need to remember this। SI units बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी वरना टीचर हाफ मार्क कट कर देता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो पावर भी डिफाइन कर दी, इट इज द रेट एट विच द हीट इज बीइंग डिसिपेटेड। ऐसे याद रख लो, कितनी जल्दी जल्दी हीट रिलीज कर रहा है मेरा रेजिस्टर, वैसे हम पावर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, now there is a topic called commercial unit of power। कमर्शियली एज इन कि जो हमारे घरों पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें जो हम एनर्जी की यूनिट डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। 1 यूनिट इज 1 किलो वॉट आर। इसका मतलब क्या है समझते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। आई कैन सिंपली से एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। बिल्कुल सही बात है सर, ले सर आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, इतना मुश्किल तो हमें समझ आया नहीं था। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो अगर मैं वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी मिलेगा, जूल में मिलेगा। अब हमने डिफाइन किया कमर्शियल यूनिट विच इज 1 यूनिट, एंड दिस 1 यूनिट इज 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट है, ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। I have multiplied a power with time। 1 kilowatt 1000 watt into 1 hour 60 minutes, 1 मिनट के अंदर 60 seconds, 3600 seconds, which becomes 36 into 10 raised to power 5, 5 जीरो है, वॉट सेकेंड, एंड वॉट सेकेंड हमको जूल देता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 into 10 raised to power 6 joule. This is 1 unit of energy, which we can also write it as 3.6 megajoule। 3.6 into 10 to power 6 joule। Directly question पूछा जा सकता है, what is the commercial unit of power? You have to do all this। Commercial unit of power is 1 kilowatt hour। 1 किलोवाट आवर का जो डिवाइस है वो 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये वो एनर्जी।
It is 1000 watt into 3600 seconds, 3.6 into 10⁶ जूल या 3.6 मेगा जूल भी तुम लिख सकते हो, 1 किलोवाट आवर। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है पार वाला, वो डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट दिया हुआ है, पार दी हुई है, रेफ्रिजरेटर की पार है 400 वॉट। उसको हमने ऑपरेट किया 8 घंटे के लिए पर डे, टाइम 8 hours per day. It is asking what is the cost of energy to operate it for 30 days, और हमें कॉस्ट दी हुई है। कहता 1 किलोवाट आवर का ना 3 रुपया दो, 1 किलोवाट आवर कॉस्ट्स 3 रुपीस। तो अगर मैं इसकी एनर्जी निकाल लूं किलोवाट आवर में और उसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, अगर 1 किलोवाट आवर को 3 रुपए लग रहे हैं तो 2 किलोवाट आवर को 6 लगेंगे, 3 को 9 लगेंगे। तो अपने को तो सिर्फ एनर्जी निकालनी है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। और एनर्जी क्या होती है? इट इज पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। लेट्स सी व्हाट इज द पावर। पावर इज 400 वॉट इनटू व्हाट इज द टाइम? इट इज 8 hours पर डे, एक दिन के अंदर 8 घंटे। अरे तो 30 दिन में 8 into 30, इट इज 8 into 30 hours। बट प्रॉब्लम है इसमें एक छोटी सी, ये वॉट है ये आर है, बट यूनिट क्या चाहिए अपने को? वी नीड किलो वॉट आर। आई डिवाइड इट बाय 1000। जैसे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं ना, वैसे वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 बाय 1000 किलो वॉट इंटू 8 इंटू 30 आवर्स। लेट्स सॉल्व इट नाउ। कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं, तो इट इज 4 into 8 into 3 kilowatt hour. 4 into 8 into 3 kilowatt hour. So it's 32 3s are 96. 96 kilowatt hour is the energy being used by the refrigerator in 30 days. 8 घंटे यूज करने की वजह से 1 किलोवाट आवर 3 रुपए का, 1 किलोवाट आवर रुपीज 3, 96 kilowatt hour will give 96 into 3. This is your answer. Multiply कर लेना। समझ गए क्या चल रहा है? पार निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए पार को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना किलोवाट आवर में। ऐसे भी लिख सकता है एट ₹3 पर यूनिट। हम यूनिट भी बोलते हैं इसी सेम एनर्जी को। वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, काफी कुछ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थोड़ी थोड़ी एसआई यूनिट्स हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से फोड़ के आना टेस्ट, बहुत मजा आएगा। 11th में हम और बहुत अच्छे कंसेप्ट्स करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप एंड यू हैव टू डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। एंड आई एम हरनीत फ्रॉम वेदांतु पंजाब। ऑल द बेस्ट।